तो कैसे हो मेरे गरीब दिमाग के बेरोजगार अनपढ़ गवार दोस्तों। तो आज हम सेक्शन ए DSS2 में प्लास्टिक एनालिसिस के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो मैंने आरजी वगैरह पेपर पिछले प्रीवियस में से ये कुछ फिल्टर कराया टॉपिक। तो इसके हिसाब से दो टॉपिक निकल के आते हैं इस सेक्शन ए में से, जो मेन है, जिसमें से क्वेश्चन 20 मार्क्स का बनेगा। एक होता है शेप फैक्टर। इसके अंदर है ये कुछ 4 तरह के क्वेश्चन, मतलब स्क्वायर का कैसे निकाल ले, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, टी सेक्शन का। और उसी तरीके से कोलैप्स लोड के अंदर भी है अपना कंटिन्यूस बीम कैंटिलीवर, प्रोप कैंटिलीवर। तो हम कोशिश करेंगे आज शेप फैक्टर करने का। तो भाई सेक्शन ए के अंदर और थोड़ी सी थ्योरी है, जैसे मैकेनिज्म और पोर्टल फ्रेम्स। आप ये सब कर लेना, आरजी के अंदर दे रखा है, आप उसमें माहिर हो। बस न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल ही आसान है। तो पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ ये शेप फैक्टर क्या होता है। तो भाई फॉर एग्जांपल, बाई चांस मैं राठी की उंगली लेता हूँ। ये जो राठी की उंगली है, मैं इसको मोड़ने लगता हूँ यहाँ से। एक टाइम ऐसा आएगा कि राठी की उंगली यहाँ आके मुड़ेगी नहीं, और नहीं मुड़ेगी, और वहां एक टाइम ऐसा आएगा कि राठी की उंगली नहीं मुड़ने के कारण उसकी चिल्ली फटेगी, मतलब राठी का सबर का बांध टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये राठी की क्षमता इतनी थी, तो ये क्या थी, प्लास्टिक क्षमता थी राठी की। अगर मैं इससे ज्यादा करूंगा तो उसकी उंगली टूट जाएगी। उसी तरीके से एक बीम के अंदर भी अगर हम अल्टीमेट में तो कोई लोड लग रहा है, बहुत ज्यादा लोड लग जाता है, तो उसकी सीमा तक, अनंत सीमा तक लोड लग जाता है। एक समय ऐसा आएगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा वो टूट जाएगी। तो इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि बाई चांस अब ये यू मुड़ती आ रही है, हमें दिख रही है कि भाई हाँ भाई अपनी बीम में डिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ तर रेड आ जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे बहुत सारे। तो इससे ये पता चलेगा कि एक समय ऐसा आएगा कि वो टूटनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, और वो टूट जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स होने वाला है। तो जितना ज्यादा शेप फैक्टर रहेगा, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? शेप फैक्टर से, इससे, इन चीजों से। जितना ज्यादा शेप फैक्टर रहेगा उतना ज्यादा जो हमारा स्ट्रक्चर है डिफ्लेक्ट हो पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मतलब एक छोटी सी लाइन है, हायर द शेप फैक्टर मोर डक्टिलिटी। मतलब जितना ज्यादा शेप फैक्टर होगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन रहेगा, मुड़ने की क्षमता रहेगी। जितना ज्यादा मुड़ेगा उतना ज्यादा हमें पता चल जाएगा, उतना ज्यादा स्ट्रक्चर को गिरने में समय लगेगा, जितना ज्यादा प्लास्टिक होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो शेप फैक्टर होता है ये चीज। ठीक है, तो भाई सारे के सारे राठी बाटी सब कुछ अपनी कॉपी निकाल के बैठ जाओ। तुम ज्यादा होशियार नहीं हो कि तुम वीडियो को सुनेंगे और तुम्हें याद हो जाएगा। तो अब हम पहला ये स्क्वायर का शेप फैक्टर करते हैं। ठीक, तो भाई सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ शेप फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। प्लास्टिक मॉडुलस डिवाइड बाय इलास्टिक मॉडुलस, ZP/ZE। और ZE होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बाय वाई। वाई अभी बताता हूँ फिगर में कौन सा डिस्टेंस होता है। वाई एक डिस्टेंस होता है न्यूट्रल एक्सिस से अबव, मतलब जितना न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस रहता है वो। और ZP होता है अपना प्लास्टिक मॉडुलस होता है अपना एरिया बाय 2 इंटू Y1 प्लस Y2। Y1 भी होता है, मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का डिस्टेंस आएगा उसका आधा सेक्शन के अनुसार है वो, मैं बताता हूँ। तो हम कर रहे हैं पहले स्क्वायर का। तो भाई स्क्वायर की फिगर बना लेते हैं अपनी स्क्वायर की। और भाई इसका एक डायगोनल बना लेते हैं। ये डायगोनल्स होते हैं हम जो जोड़ देते हैं, और इसका एक साइड का नाम है ए। हमको जैसे कि पता है स्क्वायर की सारी साइड होती है इक्वल, तो सारी हो गई ए। ठीक है, नेमिंग दे देते हैं ABCD। ठीक है, इस तरीके से बस। और अब हमें ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना होता है स्क्वायर का, जो हमें पता है। जो साइड का 4 बाय में होता है 12, ये होता है। तो साइड अपनी है ए का 4 बाय हो जाएगा 12। सबसे पहली चीज अपनी आ गई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड फिर उसके बाद अपने को वाई चाहिए। अब वाई क्या है? वाई अब मैं बताता हूँ। जैसे कि ये है न्यूट्रल एक्सिस NA, मतलब इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहा है कोई भी सिमेट्री में। अब इसके ऊपर का मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होएगा, ये डिस्टेंस होएगा वाई, ये बड़ा वाई, मतलब ये पूरा ये। अब ये कितना होगा? बाई चांस ये ए है, ये भी ए है, और ये एक ट्रायंगल है। हम यहाँ पे, और हमें पता है स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमें पता है वो क्या होती है, H इज इक्वल टू होल रूट P² प्लस B²। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। हम लगा देते हैं यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। यही होती होगी पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखो, P² प्लस B²। अब अपना P कितना है का है, या P भी A है, और ये भी A² होगा है कि भी। तो ये हो गया भाई अपना
2a क्या कहते हैं, इस तरीके से हो गया, √2a हो गया ये। अब ये आ गया अपना बड़ा वाई आ गया, ठीक है। तो अपना आ गया √2a, तो अपना ये आ गया AC। अपने पास ये भी था a, ये था a, इन दोनों ए से अपने पास AC आ गया √2a। तो हमको पता है डायगोनल भी इक्वल होते हैं स्क्वायर के, तो ये डायगोनल इस डायगोनल की इक्वल होएगा। और हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है स्क्वायर की, जो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो जब ये पूरा 2a है, ये वाला भी BD भी जो BD है ये भी 2a √2a हो गया। तो BD का हाफ कितना हो गया, BD मतलब ये E नाम रख लेता हूँ, तो BE, तो BE कितना हो गया, BE हमें पता है ट्वाइस ऑफ, ओ सॉरी, हाफ ऑफ उसके BD के। जो ये BE है, BE ये हाफ ऑफ है इस पूरे बड़े के, ठीक है। तो इसका हमने कर दिया हाफ, इसको हाफ कर देंगे √2a/2, तो ये हो जाएगा a√2, ठीक है। इससे ये कटेगा, हमें पता है 2, इतना तो समझ ही सकते हो आप। तो इसके बाद अपना आ गया ये डिस्टेंस आ गया, ये वाला ये डिस्टेंस आ गया y, ये हमारा y कहलाएगा। तो हम अब हमारा ये जो y है वो y आ गया a√2। समझ में आ गया कैसे आया। सबसे पहले हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकाल लिया, AC इक्वल है BD के, और जो BE है वो BD का आधा है, तो हमने बस डिवाइड कर दिया इस वाली चीज को, हैं, इस वाली चीज को डिवाइड कर दिया, तो अपने का पास आ गया ये। अब हम रख देंगे, ये किसका था, अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे। इस फॉर्मूले में I कितना है अपना, a 4/12 डिवाइड कर रहे हैं हम, क्या डिवाइड कर रहे हैं, a/√2। तो इसको काटेंगे पीटेंगे, तो ये आ जाएगा अपना a³ 6√2। काट के देख लेना, इतना भी दिमाग नहीं है, ठीक है भाई। राटी देख मत लिख ले, और भाई लिख लिख के करके देख लियो, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारी बारी आती है ZP निकालने की, जो थोड़ा सा पेचीदा है, पर आपको अपना पूरा दिमाग इसमें लगा देना है। तो अब मैं ये बता देता हूँ कि y जो ये अपने फॉर्मूले में ये y1 और y2 क्या होते हैं। तो y1 y2 होते हैं इसका ये वाला डिस्टेंस, और नीचे से ये वाला डिस्टेंस y2 होता है, ठीक है। अब ये क्या कितना होता है, कितना, ये देखो एक क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल का ये न्यूट्रल एक्सिस से ये ऊपर का होता है h/3, ठीक है। मतलब इसका जो CG लाई करेगा इस सेक्शन का वो h/3 पे लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, ठीक है। और इसका भी h/3 पे करेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, दोनों फिगर इक्वल है, ये वाली फिगर भी, ये वाली फिगर भी इक्वल है, तो ये भी h/3 हो गई, ये भी h/3। ये पूरी कितनी है, ये पूरी y है ना, y, तो ये h ही है ये। तो हम निकालने जा रहे हैं y1 का भी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, h/3, ट्रायंगुलर सेक्शन है ये एक। तो h अपना कितना है, h ये h का मतलब है भैया यहाँ पे ये पूरी BE कितनी निकाली हमने, निकाली तो है ये समझदार, a/√2 डिवाइड बाय 3, ये कर देंगे। अब ये डिवाइड होने के बाद कितना आता है, करो डिवाइड, इसको दिमाग लगाओ, ये नीचे 1 होता है, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो अपना क्या आ जाएगा, a/3√2, ठीक है। अब उसी तरीके से y2 निकालेंगे, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, इक्वल फिगर है, सारी चीज इक्वल है, तो भाई y2 भी सेम इसी तरीके से निकल जाएगा, तो y2 भी अपना सेम हो जाएगा, हो गया। y1 y2 भी आ गया। अब ZP का क्या फॉर्मूला था, ZP = a/2 y1 + y2, ठीक है। ये भी लगा लेना भाई डैश ऊपर। A मतलब है एरिया। अब एरिया क्या होता है, एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का, तो हमने लगा दी, साइड बनी है, स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 आ गया यहाँ, y1 अभी निकाला है, a+3√2 प्लस में a+3√2, ठीक है भाई। इतना आ गया समझ में, कर दो इसको ऐड। मुहूर्त किसका देख रहे हो, इन सबको काट पीट के ऐड उड करके मतलब सारी चीज करोगे तो अपना आ जाएगा a³ 3√2, ठीक है। करके देख लेना ये, अरे आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अब उसके बाद हमको अभी शेप फैक्टर का मैंने क्या बताया, फॉर्मूला ये है, ZE की वैल्यू हमारे पास आ गई, ZP की वैल्यू आ गई, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, यही था ना फॉर्मूला, ZP/ZE, ठीक है। अब ZP अपना ये निकला है, रख दो भाई ये a³ 3√2 डिवाइड बाय ZE की तरह निकला है, ZE
निकाला है हमने, ये रहा a³/6√2। तो a³/6√2, a³ से a³ कट गया, रूट से रूट कट गया, ठीक है। 3 से ये कट गया 2 पे, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ओ 2 आ गए, तो अपना शेप फैक्टर आ गया। तो शेप फैक्टर ऑफ स्क्वायर सेक्शन इज 2। आया समझ में? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, अपना खोला हुआ बंद हुआ दिमाग खोलना है और ऐसे आसान क्वेश्चन हमें कर देने हैं। और अब अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम ट्रायंगुलर सेक्शन। थोड़ा सा मुश्किल है इससे, पर आपने ये कर लिया तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। राठी बाठी शान दीपक, अपना दिमाग खोल लो, तुम बहुत नालायक बच्चे नहीं रहे अब मेरे राज में। तो भाई अब हम करते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन की फिगर बनाते हैं। सबसे पहले देखो, ये तो हो गई भाई अपनी हाइट ट्रायंगुलर सेक्शन की h, ये हो गई b, ठीक है। और ये अपनी हो गई ब्रेथ एंड हाइट। तो अपने को क्या, इसका फॉर्मूला क्या था शेप फैक्टर का, ZP मतलब प्लास्टिक मॉडुलस बाय इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है, ये था फॉर्मूला। अब इसके अंदर जो ZE था वो कैसे निकलता है, इंडस्ट्री y, ठीक है भाई। अब इसके बाद आई का क्या फॉर्मूला होता है ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, ये हमें फॉर्मूले दिए हुए हैं। इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला होता है BH³/36, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें गिवन है, नेमिंग में हमने वही करी है, तो ये फॉर्मूला ऐसा कैसा पुट होएगा उसमें। अब आ जाते हैं y की बारी, ठीक है। अब y का फॉर्मूला भी हमें इसके लिए दिया हुआ है, इसका y का फॉर्मूला होता है 2h/3, ठीक है। बस ये दोनों चीज अब हमें इसमें पुट कर देंगे, तो आ जाएगी BH³/36 डिवाइड बाय 2h/3। इसको हम डिवाइड कर देंगे, इससे कटेगा, h से एक h कट जाएगा, इसका h³ आ जाएगा, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, तो BH²/24 हो जाएगा। तो अपनी ZD की वैल्यू कितनी आ गई, BH²/24। अब भूल जाओ इसको। अब है मेन चीज, मेन प्रोसेस है ZP प्लास्टिक मॉडुलस। सबसे मेन तो यही है, a/2 y1 प्लस y2। अब मेन चीज इसमें है y1 और y2 की वैल्यू निकालना, तो उसके लिए अब ध्यान से अपने दिमाग की बत्ती खोल लो, ठीक है। अब हम इस फिगर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते, दो मतलब कि दो हिस्सों में किस तरीके से कि मतलब दोनों हिस्सों का एरिया आपस में इक्वल हो। कि बाई चांस मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं, मतलब नीचे वाले का भी एरिया ऊपर वाले के एरिया के इक्वल है, मतलब दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया, हमने ये एज्यूम लाइन बना दी, मतलब एक तरीके से लाइन बना दी कि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसका मैं MN नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इस ट्रायंगल का भी नाम दे देता हूँ BCE, ठीक है। अब भाई हम इसकी सेपरेट फिगर बना लेते हैं, मतलब इस BMN की फिगर बना लेते हैं और MNEC की बाद में बनाएंगे। तो भाई ये मैंने बना ली BMN, ठीक है। अब भाई ये बड़ी वाली फिगर में B था और ये H था, तो अब ये क्या होगा, ये मैं B1 लगा देता हूं और ये लगा देता हूं अपना H1, ठीक है भाई। अब B1 H1, अब इनकी वैल्यू है, अब इनकी एक वैल्यू निकालनी है। वैसे तो इनकी वैल्यू यही रहती है B/√2 और H/√2, ये वैल्यू रहती है इसकी, मतलब ये वैल्यू है ये, और ये वैल्यू है इस ट्रायंगल की। अब मैं चलो बता ही देता हूँ ये कैसे निकली है। वैसे तो अगर अपन इसको पेपर में करके आएंगे, तो अगर हम यहाँ पे लिख जाते हैं B/√2 और H/√2 और इस तरीके से सोल्व करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आप इसको सोल्व कर जाते हैं तो हाँ, आपको अच्छी नॉलेज है, इससे ये पता चलता है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बता देता हूँ ये वैल्यू कैसे आई है B/√2 वाली, ठीक है। देखो मैंने अभी क्या कहा था कि जो ये वाला एरिया है वो इस वाले एरिया के इक्वल है, मैंने इस तरीके से डिवाइड करी है फिगर। तो भाई मैं ये लिख सकता हूं कि जो ये BMN है इसका एरिया इसके इस पूरे बड़े के हाफ के बराबर है, ये मैं लिख सकता हूं। तो हाँ, मैं इसका एरिया लिखता हूं BMN, मतलब एरिया ऑफ BMN, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है, हाफ ऑफ कौन से एरिया के, पूरे बड़े के, BC है पूरा बड़ा,
बी सी ई इसके हाफ के बराबर है। तो भाई बी एम एन का क्या एरिया होगा, ठीक है, ये होगा एच वन हो गया हाइट, और ये होगी बी वन हो गया इसका बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस बी वन हाइट एच वन, इसमें क्या होगा एरिया ऑफ ए बड़े वाले में एच है तो बी है, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बाय 2। ठीक है, कोई दिक्कत। हम क्या करेंगे अब इसको 2 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा हाफ बी वन एच वन इजिकल टू, ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, तो ये यहाँ 4 लिखा जाएगा बी वन बी एच वन, तो ये 2 काट देते हैं, तो ये बी वन एच वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी एच, ये हो गया अपना, ये बन गया इस तरीके से। अब भाई जो ये छोटा ट्रायंगल है, ये छोटा, ये इस बड़े में से ही तो निकला हुआ है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमको इस स्टेटमेंट से पता चला है जो छोटे वाला का एरिया है वो उसके आधे के बराबर है। तो हम ये चीज लिख सकते हैं एच वन बाय बी वन, मतलब कि इसकी हाइट बाय में बेस किसके इक्वल होगा, इसकी हाइट बाय बेस। ये रेशो तो हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों का एरिया ऊपर नीचे का इक्वल है, तो ये रेशो तो सेम रहेगा। अब इस स्टेटमेंट हम बी उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो एच वन की वैल्यू मिल जाएगी, तो एच बी वन बाय बी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ एच वन की वैल्यू में रख देंगे, ये जो एच वन की वैल्यू है इधर, तो अब बी वन इंटू एच, ये वाली एच बी वन बाय बी इज इक्वल टू ये ऐसी की ऐसी हाफ बी एच। अब इसको उधर ले जाएंगे, हमें बी वन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अब देखो ये जो है मैं बी उधर ले जाता हूँ, अब मतलब ये वाली पूरी चीज, मतलब अगर मैं इधर लेकर जाता हूँ, देखो ये बी वन है, ये बी वन है, बी वन मल्टीप्लाई बी वन का स्क्वायर, ठीक है, बी चला गया ऊपर हाफ की साइड, बी ऊपर चला गया इसके साथ। अब ये एच बचा, खाली एच आ जाएगा नीचे आ गया भाई एच 2 के साथ, 2 नीचे है, नीचे 2 भी। अब क्या होगा एच से एच कट गया, बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर बाय 2। अब देखो मैथ तो पढ़ी रखी तुमने इतनी, बी स्क्वायर बाय 2 ये चीज मैंने यहीं लिख ली। अब ये देखो अगर मैं इस पूरे में से स्क्वायर निकालना चाहूँ, ये बाहर 2 पे तो नहीं है, बस बी पे स्क्वायर है, अगर मैं 2 पे से भी बाहर स्क्वायर निकालूंगा तो ये √2 हो जाएगा, पूरे में से बाहर निकल गया, इस स्क्वायर से स्क्वायर कर गया, तो वैल्यू क्या आई, बी वन की वैल्यू आई बी बाय √2। इसी तरीके से एच की वैल्यू आएगी एच वन की वैल्यू आएगी एच बाय √2। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ से इसलिए लिखी है, ये बी बाय √2, बी वन इज इक्वल टू बी बाय √2 और एच वन इज इक्वल टू एच बाय √2, ये वैल्यू यहाँ से आई है। ठीक है भाई, अगर तुम ये स्टेप नहीं भी करके आओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये स्टेप एक तरीके से फालतू ही है, मतलब वैसे बुक में दे रखा बहुत छोटा दे रखा है, एक्सप्लेन नहीं कर रखा, मैंने कर दिया। अगर हम नहीं करेगा होगा मत करो, तो आप पता है क्या करोगे, ये फिगर बनाने के बाद इसकी जो बेस होगा वो बी बाय √2 लिख देना, एच लिख देना एच बाय √2। ठीक है, अब हम चलते हैं y1 की तरफ। y1 कैसे निकलेगा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, जो एक्सिस से ऊपर वाला ये डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा y1, और जो नीचे वाला होगा इस वाली फिगर के नीचे लगेगा वो y2 होगा। अब y1 क्या होगा, y1 की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो ट्रायंगल होता है इसकी जो सीधी लाई करेगी वो h/3 पे करेगी, तो अब इस फिगर में h/3 लगा देंगे, हमने लगा दिया h/3, और जैसा कि हमको पता है इस फिगर का जो h है वो h1 है, और h1 की क्या वैल्यू है h/√2, तो h/√2 हमने रख दी, इनटू में 1/3, ठीक है, सॉरी डिवाइड बाय इस तरीके से, क्योंकि h की वैल्यू तो ये है, सॉरी 1/√2, थोड़ी गड़बड़ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, h/√2/3 ये कर दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये अपना बन जाएगा h/3√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये आसान तरीके से मिल गई है वैल्यू। अब हम y2 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही हो बीच में रेस्ट ले लेना भाई, थोड़ी देर का चाय पानी पी लेना और फिर लग जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है ट्रायंगल सेक्शन का, दिमाग मत चटकाओ, बिल्कुल ढंग से समझ लो ये। ठीक है, और भाई अब y2 की वैल्यू निकालेंगे। अब भाई हम जो y2 की वैल्यू होती है वो इसके नीचे वाली मानी जाएगी, ये वाली,
और y1 होता है ऊपर वाला हमने फिगर अलग करके निकाल लिया। ये y1 के लिए हमने करा था सारा पंगा। अब y2 के लिए जो ये नीचे वाली फिगर है ये अलग कर लेते हैं उस ट्रायंगल में से। तो अगर हम उस बड़े ट्रायंगल में से ये लाइन के नीचे वाला एरिया ट्रेपिजोइयम जैसा दिख रहा है ना। अब इस ट्रेपिजोइयम को हम बना लेते हैं MNCE। ठीक है भाई। अब इस MN की, अब इस B की वैल्यू तो वही रहेगी जो ये वाली B की वैल्यू रहेगी, यही थी B। MN ही तो है, MN है इस छोटे ट्रायंगल में, और ये भी MN ही है, तो ये B/√2 ही रहेगा। ठीक है भाई। अब ये बड़ा भी है, देखो इस फिगर में बड़ा भी है, ये बड़ा भी रहेगा। ठीक है। अब देखो ये जो इस बड़े वाले में ये H1 थी और ये पूरी बड़ी H थी, तो ये कितनी होगी, ये H-H1 हो जाएगी। ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, H-H1 हो जाएगी। अब H तो है H ही रहेगा, H1 की वैल्यू थी H/√2। होगा काम, बस हमारी ये भी वैल्यू भी आ गई। और हमें निकालनी है y2 की वैल्यू जो यहाँ लाई करेगा कहीं भी। तो इसका मतलब वो तो चलो भाई ट्रायंगल था, उसमें हमें फॉर्मूला पता था H/3 होती है CG का। उसी तरीके से ट्रेपिजोडियल का भी एक फॉर्मूला होता है CG का, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ये होता है देखो CG का फॉर्मूला, ट्रेपिजोडियल के CG का फॉर्मूला होता है H/3 इंटू में B प्लस में 2A/B प्लस A। ये होता है CG का फॉर्मूला। अब H हमारा क्या है यहाँ, H ये हमारा ये, और ये हमने अभी क्या निकाला है H-H/√2। तो हम यहाँ रख देंगे H/2√2 बाय में 3, उसको ऊपर ले जाएंगे आगे अगले प्रोसेस में। B क्या है इसमें, B क्या रखेंगे यहाँ बताओ, B क्या रखेंगे। जो B है भाई वो ये वाला B है, और जो A है वो A ये वाला है, ये MN। मतलब ट्रेपिजोडियल के अंदर जो फॉर्मूला लगेगा, B का मतलब होता है नीचे वाली साइड और A का मतलब होता है ऊपर वाली साइड। तो B तो B है अपना, और 2A क्या है, A ये है, तो ये है B√2। तो यहाँ रख देंगे भाई 2B√2। ठीक है भाई। अब यहाँ रख देंगे B प्लस में A B√2। कोई गम नहीं है, सोल्व करते चलो, अपना सिस्टम पैक है। ठीक है भाई। अब ये H-H/√2, और भाई अब हम करेंगे इसको आगे सोल्व करते चलेंगे। मल्टीप्लाई में 1/3 इंटू में अपने ये लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे अब हम। ठीक है, एलसीएम ले लिया √2, तो हो जाएगा √2B प्लस में 2B, नीचे क्या हो जाएगा √2B प्लस B, ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे सोल्व करेंगे। H-H/√2 इंटू में 1/3 इंटू में, अब हम देखो इसको क्या करना चाहते हैं वो इसके साथ। देखो √2 से तो √2 कट जाएगा, कट गया भाई। और भाई और के बच्चे के अंदर, तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ, ये √2 से √2 तो कट ही चुका, √2 प्लस में 2B बाय में ये दूसरी वाली है 2√2 प्लस B। अब हम देखो यहाँ चीज देखो, ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम इस वक्त यहाँ। अगर मैं √2 निकाल लूँ इस वाली इक्वेशन में से, तो ये खाली B बचेगा, प्लस में ये √2B हो जाएगा। मैं इसमें से खाली √2 निकाल लूंगा बाहर, इसमें से देखो करता हूँ H-H/√2 इंटू 1/3 इंटू में, अब देखो मैं इसमें से √2 निकाल रहा हूँ, निकाल लिया। अरे भाई इसमें से ये होगा खाली B बच गया, प्लस में √2B बच गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसके बाद ये नीचे वाली ऐसी की ऐसी। अब ये देखो ये और ये मैच कर गई, साड़ी ना काट दो एकदम, ये लो कटेगी, कट गई है बस। अब पता है क्या बचा, अब भाई यही बताते हैं, चलो बताओ। अब भाई जो हमारा पास बचा H-H/√2 इंटू में 1/3 इंटू √2। ठीक है, और कुछ बच रहा है ना भाई, और कुछ नहीं बच रहा। अब हम इसको सोल्व करने चल रहे हैं आगे। मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, यहाँ पे एलसीएम उलसीएम ले। ठीक है, और फिर कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे हम। पहले एलसीएम ले लो इसका, √2 हो जाएगा √2 माइनस H इंटू में 1 इंटू में रूट। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटर की मदद से, तो कट पीट के ऐसी तैसी करवा के अपनी तो ये आ जाएगा 0.464
एच। ठीक है भाई, ये आ गया अपना बाय 3 भाई, ये आ जाएगा अपने पास। ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, हो भी जाएगा, इसके आगे भी हो जाएगा, पर इतने से अपना काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें आगे भी सोल्व करना है। ये आ गया अपना y2। ठीक है भाई, y1 क्या आया था, अभी हमने पीछे सोल्व करा था। y1 आया था अपना ये रहा h/3√2। ठीक है, h/3√2। चलो भाई, अब इसको अपनी मॉडुलस ऑफ प्लास्टिक मॉडुलस के अंदर हम डाल देते हैं, a/2 y1 प्लस y2। अब भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस रख दो उसको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 का 2 रहेगा ऐसा का ऐसा। और भाई y1 की वैल्यू थी h/3√2 और ये थी 0.464 h/3। ठीक है, अब इसको चलो सिंप्लीफिकेशन भी करके दिखा दूं, क्योंकि मुझे पता है आप सबकी सोच बहुत सीमित रह चुकी है मेरे बच्चों, राठी ध्यान से समझ लिए। BH इंटू में अब क्या करेंगे, अब देखो हम h/3 निकाल सकते हैं, h/3 इंटू में √2। अब भाई और इसमें से 0.464 अलग कर लिया, ये भी बच गया h/3। h/3 दोनों में हो गया, बाहर निकाल लो इसको अलग से, लपेटे में लेंगे अलग से बाहर बुला के, h/3 ले लिया। अब अंदर क्या बचा, ये बच गया 1/√2 और ये बच गया 0.46, और कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, और फिर इसको भी सोल्व करना है। अब क्या देखो, h इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, ये भी h स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू 3 क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी, 12। अब इसको अंदर सोल्व कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा, सोल्यूशन करके 7072 प्लस में 0.4643, यही मतलब यही चीज लिखी हुई है। अब इसको हम BH स्क्वायर बाय इंटू में ये सॉल्यूशन करके हमारा कैलकुलेटर के अंदर करोगे तो ये आएगा, इसको हम ढंग से लिख देते हैं प्यारे तरीके से, BH स्क्वायर, ये आ गया। अपने पास आ गई ये मॉडुलस ऑफ प्लास्टिक। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कितना था, निकाला था अभी हमने, भाई कितना था, ये था BH स्क्वायर बाय 24, BH स्क्वायर बाय 24। फॉर्मूला क्या था शेप फैक्टर का, ZP/ZE। अब 0.0976 BH स्क्वायर ये रख दी भाई यहाँ, और ये रख दी इसके नीचे भाई 24। कैलकुलेटर की मदद लेना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये तो 1 यहाँ 1 नहीं लगेगा, इधर 1 लगेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से जब कटेगा तो ये बन जाएगा 2.34। सॉल्यूशन कर देना, इससे बिल्कुल कट गया। अब ये बस 24 और उससे करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत है, बिल्कुल आसान है। और जो ट्रायंगुलर सेक्शन होता है ना, सबसे ज्यादा शेप फैक्टर भी उसी का ही होता है। तो इसका मतलब ना, ये जो सेक्शन बनेगा ट्रायंगुलर सेक्शन में, वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन लेगा कोलैप्स होने से पहले, और जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन लेगा वो सबसे देर तक वार्निंग देता रहेगा कि भाई मैं मरने वाला हूँ, टूटने वाला हूँ, मुझे बदल लो, मुझे रिपेयर करा लो, जो भी है। ठीक है, तो शेप फैक्टर में ये करवा दिया। अब जो टी सेक्शन है वो लेंथी है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी तो तुम ये कर लो। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, अपना ये हो चुका है, कोई नहीं। ठीक है भाई, पढ़ो, आगे करवाते हैं। और इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना, और शेयर तो भूल के भी मत करना, क्योंकि मैं शेयर कर दूंगा जिनको मुझे शेयर करनी है, राठी बाटी, जो मेरे 4-5 दोस्त हैं। तो भाई चलो मिलते हैं फिर कभी।